So we have to start from empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कराना था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट देखा था और उसके फॉर्मूले किए थे। ओके, Yes, sir. तो देखिए हमारे पास अब टॉपिक आता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या आता है अपने पास? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली होता क्या है और इसमें पूछता कैसे है उस पर फोकस करिएगा। जैसे सपोज अपने को दे दिया CaCO3, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। CaCO, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो हम देखिए करते कैसे हैं। बेसिकली ये हमें मास परसेंट निकालने को दे रखा है, ठीक है। क्या निकालने को दे रखा है? मास परसेंट। तो मास परसेंट हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं CaCO3 का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ CaCO3 जो होगा, कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 होता है। कार्बन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए 40 + 12 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16 3 जो 48। तो ये अपने पास आ जाएगा 100 ग्राम। मोलर मास जो आ गया अपना CaCO3 का कितना आ गया? 100 ग्राम। तो यहाँ पे जब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम निकालेंगे तो कैल्शियम कितना है? 40 है। कितने में? 100 में। और इंटू 100 कर देंगे तो कैल्शियम का बाई वेट परसेंट आ जाएगा 40%। वैसे ही अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन देखते हैं हम लोग, तो कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। कितने में? 100 ग्राम में। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा अपने पास 12%। देन अगेन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की जब बात होगी तो ऑक्सीजन कितना है? 48 है। कितने में? 100 में। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साफ साफ दिख रहा है 48%। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन। समझ में आया? Yes, sir. रिजवान, am I audible to you? ये लिख लीजिए आप। हो जाए तो बताइएगा। Sir. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक सवाल दे देता हूँ इससे पहले, ठीक है। फ्रैक्शन में ही निकाल दीजिएगा आप परसेंटेज। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन N2SO। पूरा ये सवाल हो जाएगा। Yes, sir. ओके,
हेलो सर। यस, सर आप मुझे बता सकते हैं कैसा करना है? मैं 2 मिनट लेट आया था। अभी मैं स्लाइड पीछे करता हूँ। इफ्रा, आपने क्वेश्चन लिख लिया है? Yes, sir. ओके, हाँ तो यहाँ देखिए आवाज हाँ सर। विजिबल है। यहाँ पे देखिए हाँ अपने पास एक टॉपिक आता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या आता है? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली, अच्छा वीडियो ऑन नहीं है तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे कोई भी आपको दे दिया, ठीक है, एक सवाल दे दिया आपको कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन CaCO3। तो सबसे पहले हमें मोलर मास निकालना होगा, ठीक है। अब CaCO3 का मोलर मास जब निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो अपने हाँ पास हाँ। क्या आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। स्क्रीन विजिबल है पूरा? नहीं पूरा नहीं है, वो राइट पार्ट नहीं आ रहा। ओके, अब विजिबल है। हाँ अभी सही है। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे फॉर, ठीक है। अब मोलर मास आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 100 ग्राम। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है? कैल्शियम का निकालना है। तो कैल्शियम कितना प्रेजेंट है इसमें? 40 ग्राम प्रेजेंट है। तो 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है इसका? 100 ग्राम है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो 40% आ गया। ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है इसमें। और टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 100 ग्राम है। तो डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टोटल से डिवाइड करते हैं ना। हाँ सर। तो टोटल इसका हाँ मोलर मास कितना है? 100 ग्राम है। तो 100 से डिवाइड कर दिया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास 12% आ गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन टोटल कितना है? 48 ग्राम है। 48 ग्राम और ऑक्सीजन 48 ग्राम है। और टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना है? वो है 100 ग्राम। और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 48% आ गया। ओके, जी सर ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया सर। अब ये वाला सवाल करिए। सबसे पहले हमें मोलर मास निकालना है। इफ्रा हो गया? Yes, sir. So, but I have answered it in fractions. So, first का आंसर है सोडियम का 220/7, सल्फर 600 एक मिनट, 100। इफ्रा, मोलर Yes, मास कितना आया है? sir. मोलर मास सबका 140। 140 आया है। लेट मी चेक इट। Na2SO4। सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। 22। 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा फवाज? 46 और प्लस में 32 एंड देन 64। अब देखिए यहाँ पे एडिशन कर देंगे। 4 + 2 8, 8 और प्लस 4 12, ठीक है। 6 + 3 9, 9 + 4 13। 13 के बाद यहाँ पे अपने पास ये 12 लिखना था, 2 लिखना था बेसिकली। तो ये 2 आ जाएगा और 13 और 1 14, 142 ग्राम आया ना इफ्रा? Yes, sir. Sir, I have put the wrong mass of sodium. I put it 22, so it was 140. But after putting Okay, then look at this percentage composition of sodium is equal to mass of sodium in this molecule, how much? 46 gram, divided by total mass of the compound or molecule 142 और into 100 for the percentage। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीधे सीधे। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली आप लोग। फवाज, हाँ सर। हाँ, तो बाकी इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 71, यहाँ पे आ जाएगा 2300। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर दिया मैंने, तो 2300 डिवाइडेड बाई 71%।
बाकी के भी परसेंटेज कंपोजिशन इजिली वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इक्वल्स टू, सर इसका आंसर डेसिमल में भी आता है क्या? हाँ हाँ परसेंटेज है, डेसिमल में आ सकता है, नॉट अ बिग डील। अच्छा स्क्रीन विजिबल है फवाज? अ, नहीं अभी विजिबल नहीं है, वेट अ मिनट प्लीज। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं हम लोग। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम के बाद हम सल्फर ले लेंगे, तो ये 32 ग्राम है। टोटल मास ऑफ Na2SO4 142 इंटू 100, परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली, हो जाएगा ये। आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ ठीक है सर। चलिए चलिए यहाँ पे अब अपना शुरू होता है मेन टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला represents the simple whole number ratio, an empirical formula represents the simple whole number ratio of various atoms, various or different atoms present in a compound, present in a compound। बेसिकली कोई भी फॉर्मूला हो जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उसी को कहते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एज फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट सपोज C2H6 है और मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा अपने पास? C3H. CH3 हो जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. ये बेसिकली जो होगा आपका, ये होगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा ये? एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसी को कहते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जस्ट सपोज C2H4Cl2 हो गया, ठीक है। पूरे कंपाउंड को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा CH2Cl, एम्पेरिकल फॉर्मूला। फवाज समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला represents the exact number of atoms, exact number of atoms present in a compound। ये एक्चुअल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं C2H6 ले रहा हूँ, तो हमें पता है ये इथेन है, तो इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। अगर इसके बाद वाला एग्जांपल ले ले C2H4Cl2, ये जो होगा आपका, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ऐसे भी ले सकते हैं H2SO4, ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जिसमें होता है, जिस कंपाउंड में,
उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो होता है फॉर्मूला, ठीक है, उसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. चलिए सर लीजिए आप लोग, देन आगे सर बढ़ो। यस, सर जिसमें जिसमें एटम्स होता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? नहीं देखिए, एटम्स तो दोनों में होते हैं, चाहे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्क इतना होता है, जैसे कोई सा भी आप इसका नाम बताइए, कोई भी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में चल रहा हो, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस से बनता है, वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। हाँ Yes, सर। sir. तो यहाँ पे ये जो C6H12O6 है, बेसिकली ये जो है आपका, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है कि ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। बट इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जब हम लोग लिखने जाएंगे, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोकस करिएगा जरा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका 6 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा CH2O। तो बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आता है, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको ऐसे डिवाइड करना है कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए। अब ये नहीं कि आपने क्या किया, H2O लिख लिया और H2O को 2 से डिवाइड करके H और O हाफ लिख रहे हैं। ये कैसे डिवाइड कर रहा हूँ पता चल रहा है फवाज, या ये बताऊं मैं? हाँ सर वो। देखिए यहाँ पे देखिए, C6H12O6 है, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, यानी 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 1 टाइम्स में देगा क्या, C1H2O1। अब 1 तो नहीं लिखते ना हम लोग, सीधे CH2O लिख देंगे। समझ में आया? हाँ सर। अब ये मत कर दीजिएगा कभी कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या दे दिया आपको, H2O दे दिया, तो आपने क्या कर दिया कि H2 को 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी सबको डिवाइड। देखिए मैथमेटिक्स पे जब इफेक्ट ना पड़े तो हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर सब में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, HO हाफ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रेशनल नंबर आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। कैसा चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ऐसे फॉर्मूले को पकड़ेंगे, ऐसे फॉर्मूले को उठाएंगे, ऐसे केमिकल फॉर्मूले को जिसको डिवाइड करने के बाद वो होल नंबर रेशियो में हो जाए, ठीक है, होल नंबर में हो जाए। ओके फवाज, हाँ सर। क्लिक का तो बताइएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नहीं आएगा। सर वो आप पिछले स्लाइड में जाएंगे सर, मैं यस यस, व्हाई टीचर। नॉट। इस वाले स्लाइड की बात कर रहे हैं आप? पिछला अभी अभी जो हुआ है। हाँ हाँ, यही है ना? हाँ। नहीं नहीं ये, हाँ हाँ ये वाला। अच्छा अगर हो जाए तो बताइएगा। दूसरा, Sir, done. फवाज, हाँ हो गया सर, हो गया। गुड। ये भी लिख लिया ना आपने?
आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू और स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एनसीईआरटी का ही है, कि अ कंपाउंड contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Molar mass its molar mass is 98.96 gram. What are its molecular formula and empirical formula? क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने, क्वेश्चन हो जाए तो बताइएगा, स्टेप वाइज करके मैं आपको बताऊंगा सारी चीज। सर वो क्वेश्चन गायब हो गया वो। ये रहा, अब दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा? वेट अ मिनट। ओके, गॉट इट। इज इट विजिबल नाउ? हाँ सर। Yes. ओके। हो गया सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, हाँ सर। तो Yes. देखिए जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह का क्वेश्चन दे और परसेंटेज में दे रखा हो, या तो आपको परसेंटेज में देगा या फिर डायरेक्ट मास गिवन होगा। तो जब परसेंटेज में देगा आपको, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 40 ग्राम 4.07 हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन और इतना परसेंट क्लोरीन, और इन सबको जब ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ऑलमोस्ट 100% आएगा। तो स्टेप 1 यही होगा अपने पास कि कन्वर्ट परसेंट इनटू ग्राम्स। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इसमें हम मान लेते हैं कि टोटल 100 ग्राम की सॉल्यूशन है या कंपाउंड है, ठीक है। कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। लेट द कंपाउंड बी let the compound be of 100 ग्राम। अब ये जब परसेंटेज ऐड करिएगा तो आपको खुद ही लग जाएगा कि ये देखिए 100% के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 100% है। तो 100 ग्राम हमने मान लिया, तो 100 ग्राम में
4.07% हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा क्या वो 4.07 ग्राम नहीं होगा? बताइए। अगर 100 रुपया है अपने पास, जैसे सपोज 100 रुपया है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज भी 100% होगा। तो मेरा अगर 4.007% शेयर है, तो उसमें मेरा कितने रुपए होंगे? 4.07 रुपीज ही तो होंगे। Yes, इकरा, sir. फवाज, जिसान, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ क्लोरीन जब निकालेंगे, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं किस में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये है आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे आपका मास ऑफ क्लोरीन, ये कितना हो जाएगा क्लोरीन का? 71.65 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो मास ऑफ कार्बन जो होगा वो कितना आ जाएगा? 24.27 ग्राम। तो जब भी स्टेप 1 यही है आपका कि हम परसेंटेज गिवन है तो सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या आता है, ठीक है। स्टेप 2 जो है अपने पास, स्टेप 2 ये कहता है कि जब आपको ग्राम में मिल गया, ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जब बात करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि मास गिवन है, हमने जो एजम्पशन लिया है वो कितना है? ग्राम में लिया है, तो मास ही है। तो गिवन मास कितना दे रखा था हाइड्रोजन का? 4.07। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1. जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? 4.07 को। और हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? कार्बन की। तो कार्बन इज इक्वल टू भी क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 24.27 अपॉन मोलर मास कार्बन का कितना होगा? 12 होगा। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.0 समथिंग, जो कि ऑलमोस्ट 2 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा है? 71.65 डिवाइडेड बाई मोलर मास जो होता है वो कितना होता है इसका? क्लोरीन का 35.5। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा? ये बताइए, ये हाँ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले स्टेप 1, अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम में आता ही वो गिवन मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। और स्टेप 3 आ जाता है अपना। और स्टेप 3 में अपने को क्या करना होता है? ध्यान दीजिएगा। टेक द रेशियो ऑफ मोल्स एंड डिवाइड इट with the smallest mole। ठीक है, रेशियो लेंगे, सिंपल सा रेशियो लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को NH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रेशियो ले लिया मैंने कार्बन के साथ और क्लोरीन के साथ। तो रेशियो इसका बेसिकली जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का, वो कितना है? 4 है। और कार्बन का कितना है? 2 है। एंड देन इसका कितना है? क्लोरीन का, इसका भी 2 है। और इसमें बोल रखा हूँ कि सबको सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 और 2 है, तो कोई भी एक लीजिए और सबको डिवाइड कर दीजिए। इसको खुद भी डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 2:2, 1:2, 1 मिलेगा कि नहीं? बताइए जरा। Yes, sir. ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, मिल गया 2:1:1। और यही है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली यहाँ पे वो है 2, ठीक है, और ये जो कार्बन है आपका वो है 1, और क्लोरीन जो है 1 है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, CH2Cl। ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहा हूँ फवाज, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? रेशियो लिया है
और जो सबसे छोटा मोल है उसको सबसे डिवाइड किया है, इवन उसको भी डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो आपका आया है 2:1:1, यानी सिंपलेस्ट नंबर आ गया है। और सिंपलेस्ट नंबर से हमें क्या मिलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब देखिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा फवाज, दोबारा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब हाँ देखिए ठीक है सर। अब देखिए अपने पास जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आती है तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नंबर निकालते हैं। नंबर क्या होता है, बेसिकली एक रेशियो लेते हैं, और रेशियो वो होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है ना, Yes, sir. अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब जरा बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98 पॉइंट, क्वेश्चन लिखा था ना आप लोगों ने, Yes, sir. 98.96 gram. 98.96 अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास कितना है, CH2Cl आया है, तो इसका मास जो होगा 12 + 2 + क्लोरीन का कितना होता है 35.5, विच मीन्स ये ऑलमोस्ट 49.5 के बराबर आ गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर 2 टाइम्स जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो लेते हैं, और जो भी नंबर आता है, जस्ट सपोज n का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने पास होता है CH2Cl अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो वाले नंबर से 2 से, तो ये क्या हो जाएगा C2H4Cl2। तो दिस विल बी योर molecular formula and this will be your empirical formula। आप खुद भी वो कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये मिल जाएगा। तो ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। स्लाइड पीछे करूं? हाँ सर। Sir. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। क्वेश्चन लिख लिया था ना आप लोगों ने? Yes, sir. ये तो दूसरा स्टेप आ गया, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अपना काम क्या होगा, अपना काम यही है कि कन्वर्ट परसेंट इनटू ग्राम्स, ठीक है। तो परसेंट 100% है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इतना हो जाएगा, परसेंटेज को सीधे सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर। सर ये पेज लिख लिया मैंने ये। हाँ लिख लीजिए, ये वाला हाँ लिख लिया आप लोगों ने? Yes. हाँ ये लिख लिया। अच्छा लिख लिया, तो रुक जाइए फिर। ये दूसरा, यहाँ पे आपके पास दूसरे स्टेप में यही करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जब गिवन, जब अगर परसेंटेज नहीं दे रखा होगा तो डायरेक्ट आपको मास दे रखा होगा, ठीक है। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबको, और उसके बाद सारे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लेना है, और किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, या इसी में से कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिससे सब डिवाइड होके एक सिंपल होल नंबर रेशियो दे दे। So please change the slide. आवाज हो गया आपका? हाँ हाँ हो गया सर।
ये अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका। सैंडविच बनाने आता है फवाज? डू यू नो हाउ टू मेक सैंडविच? हाँ सर। ओके, इसे लिख लीजिए आप लोग। Done, sir. डन, वेरी गुड, गुड गुड। चलिए, तो देखिए अब अपने पास क्या आएगा ना, सैंडविच बनाने को आएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास जो टॉपिक है, ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज, सिंक, ठीक है। तो देखिए अब अपने पास स्क्रीन विजिबल, Yes, sir. बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा वाला हो गया। ओके, तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे अब अपने पास क्या आता है, स्टोइशियोमेट्री। नाम सुना आप लोगों ने? स्टोइशियोमेट्री का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। उससे पहले, स्टोइशियोमेट्री को समझने से पहले हम लोग सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे 2 ब्रेड लिया। वेट अ मिनट, ये थोड़ा अजीब सा चल 2 ब्रेड प्लस 1 चीज अपने को क्या दे देगा? सैंडविच दे देगा। बताइए, एक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 10 ब्रेड लिया, कितना ब्रेड लिया मैं? 10 ब्रेड लिया, तो कितने चीज की रिक्वायरमेंट होगी? So 5. 5 चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो सैंडविच कितना बनेगा? यहाँ एक सैंडविच बना था, 5. तो सैंडविच कितना बनेगा? 5 सैंडविच बनेगा। फवाज, हाँ सर। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाँ सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है कि जस्ट सपोज मैंने ऐसे ही कोई भी नंबर उठा के दे दिया आपको। ठीक है, 35 ब्रेड ले लिया मैंने और यहाँ पे 20 चीज ले लिया। तो मैंने पूछ दिया आपसे कि कितना सैंडविच बनेगा। ठीक है, 2 सवाल है मेरा यहाँ पे कि कौन बचा रह जाएगा और कितना सैंडविच बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड खत्म हो जाएगा तो आप सैंडविच बना लेंगे, या चीज खत्म हो जाएगा तो आप सैंडविच बना लेंगे। तो इसमें सवाल ये है कि कौन सा एक्सेस में है और कितना सैंडविच बनेगा, हाउ मेनी सैंडविच। बता सकते हैं या नहीं? So cheese is in excess. वेरी गुड फवाज, ब्रेड जरा देख लीजिए, 2 ब्रेड से एक सैंडविच मिलता है। 10 ब्रेड से 5 चीज, सॉरी, 2 ब्रेड से एक चीज मिलता है, 10 ब्रेड से 5 चीज मिलता है। तो 35 ब्रेड से कितना मिनिमम 17.5 चीज होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ये किसमें है? 20 चीज है, यानी ये Six है। excess। तो ये वाला जो हैगा
जो खत्म हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं? Limiting reagent. अब ये लिमिटिंग रिएजेंट एक नया टर्म आ गया, इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। द रिएक्टेंट which limits the product, which limits the product। जाहिर सी बात है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रेड खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद सैंडविच नहीं बना पाएंगे ना। अपने पास तो चीज रहेगा लेकिन हम सैंडविच नहीं बना पाएंगे। तो जो जल्दी खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आज आपको समझ में आ रही है? हाँ सर समझ गया। चलिए इससे लिखिए, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे लिमिटिंग रिएजेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप। हाँ हो गया सर। वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। तो देखिए, कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह फाइंड आउट करना हो या प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसके लिए आपके पास क्वेश्चन में हमेशा एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया होगा। अब ये जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया था यहाँ पे 2 ब्रेड प्लस 1 चीज, जो कि दे रहा है आपको 1 सैंडविच। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में पूछ दिया यहाँ पे कि 35 ब्रेड प्लस 20 चीज इज इक्वल टू हाउ मच सैंडविच, यही पूछा था ना। और मैंने पूछा था कि LR कौन है? कौन है? LR। LR का मतलब क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया इसका मतलब? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को लिमिट करता है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या। देखिए ट्रिक ये है कि जिस क्वेश्चन में पूछे, ठीक है, इस वाले नंबर को हम लोग कहते हैं, मैथ्स में कोएफिशिएंट पढ़ा आप लोगों ने क्लास 10th में, बताइए। Yes, sir. तो हाँ देखिए सर। यहाँ पे मैं क्या कर, बी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? बी फॉर ब्रेड एंड सी फॉर चीज एंड एक्स सैंडविच। ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है पूछने वाला, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन जो बैलेंस्ड होता है उसका रेशियो लेते हैं। इसमें भी वही करेंगे, 20 अपॉन में जो बैलेंस्ड है उसका रेशियो लेंगे, और जो छोटा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देख सकते हैं ये वाला कितना आएगा? 17.5 आएगा, विच इज लेसर देन 20। दैट मीन्स ये जो बी है आपका, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, देखिए अभी फिलहाल आप लोगों को बहुत ही आसान इक्वेशन दे रखा है कि 2 ब्रेड से एक चीज मिलता है, यानी एक चीज को 2 ब्रेड में कंबाइन होना है, तो जाहिर सी बात है 20 चीज को 40 ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये 35 ब्रेड है तो ये इजीली खत्म हो गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन बहुत सारे इक्वेशंस केमिस्ट्री के ऐसे दिए होंगे जो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए ये वाला ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपका कि जो भी क्वेश्चन का इक्वेशन दे रखा है उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लीजिए, अपॉन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे, जिसका वैल्यू छोटा आएगा वो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। और दूसरी बात कि कभी भी जब लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल जाए और किसी के बारे में भी पूछता है कि कितना बनेगा या ये कितना रिएक्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग चलती हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, जस्ट सपोज हमें पता करना है एक्स कितना बनेगा,
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम इसी रेशियो को लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे x अपॉन में बैलेंस्ड वाले में का ले लेंगे हम लोग 1। हमने यहाँ पे x सपोज कर लिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 35/2 इज इक्वल टू x/1, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 35/2 आ गया कि नहीं, बताइए। Yes, sir. अब यहाँ पे हमें ये पता करना हो कि d कितना रिएक्ट होगा, ठीक है, तो इसे भी पता कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इजीली। तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। Wait. एक मिनट रुक जाओ, चलिए लिखिए इसे। Done, sir. फवाज, सर हाँ हो गया सर। तो देखिए अब अपने पास सवाल क्या है, मैं डायरेक्ट उठा के दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, 3a प्लस 4b विल गिव 5c प्लस 7d, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैलकुलेट, एक मिनट रुक जाइए, पहले पूरा लिख लेने दीजिए, एक और इक्वेशन लिख लेने दीजिए। नाउ 21a प्लस 24b will give how much c and how much d, which one is limiting reagent। ये भी बताना हमें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सी और डी कितना बनेगा, ये भी बताना। हो जाएगा इफ्रा? Yes, sir. वेरी गुड। एलआर कौन है? So limiting reagent is B and they will form 5C and 7D. फवाज, हाँ जी सर। अभी देर। हाँ सर हाँ। देखिए फवाज, ये वाला क्वेश्चन जो है इस वाले इक्वेशंस के लिए पूछ रखा है और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा है आप, तो सीधी सी बात है आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालने आता होगा। इसको लेंगे हम लोग सीधे सीधे ए के लिए 21 और ए का ऊपर क्या है 3, बी के लिए लेंगे 24 अपॉन में ऊपर है 4। तो आप खुद ही देखिए 3 7 टाइम्स में जाएगा और ये 4 6 टाइम्स में जाएगा। छोटा कौन है फवाज? ये वाला पार्ट छोटा है, दैट मीन्स हाँ सर। बी इज
लिमिटिंग रिएजेंट। बी क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, अब हर चीज इसी के हिसाब से करिए, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ये पता है। अब सी कितना बनेगा, तो ये वाला रेशियो ले लीजिए, 24/4 इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूं मैं x, x/5 इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूं मैं y, तो y/7। ठीक है, सबसे पहले किसको इक्वेट कर देंगे फवाज? इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 6 टाइम्स में, तो x जो है वो 30 आ जाएगा, हाँ सर। यही आया है। और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे 24/4 इज इक्वल टू y/7, दैट मीन्स ये 6 टाइम चला जाएगा और y इज इक्वल टू 42। इफ्रा यही है आपका? Yes, sir. वेरी गुड। अगर मैं ये पूछता हूँ, ठीक है, मेरा सवाल ये होगा कि देखिए ये तो पता चल गया आपको कि B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट, B जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, और A जो है आपका वो एक्सेस में, एक्सेस में है। मतलब सवाल ये है मेरा कि ए कितना रिएक्ट होगा और कितना बचेगा, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आपने निकाल लिया, सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, और जब भी ये सवाल पूछ दे कि एक्सेस में जो है वो कितना रिएक्ट होगा या कितना बनेगा, तो उसको भी यही तरीका है करने का कि इसको मैं क्या करता हूँ, वेट अ मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अब z ले लूंगा, क्या ले लेता हूँ? z। अब इसको मैंने z ले लिया और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट कितना रेशियो आ गया? 24/4, और इसको z, तो z अपॉन में आ जाएगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, और z इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स कि यहाँ पे a जो रिएक्ट होगा वो होगा 12, तो बचेगा कितना? 21 - 12 विच इज इक्वल टू 9 मोल्स बचेगा। क्लियर है? जैसे Yes, x sir. और y निकाल हाँ रहे सर। हैं, वैसे ही जो एक्सेस में है वो कितना रिएक्ट होगा उसको z वगैरह मान के इसी रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर। स्लाइड चेंज करूं इफ्रा? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, बी लिमिटिंग रिएजेंट है जिसान। चलिए, तो देखिए अब अपने पास एक सवाल आ जाता है एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग reagent if any in the following reaction, in the following reaction mixtures, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक दे रखा हूँ, इन द फॉलोइंग, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे एक दे रखा हूँ रिएक्शन, तभी तो पता चलेगा। यहाँ पे रिएक्शन जो है आपका A+B2 विल गिव AB2, ठीक है, AB2, और यहाँ पे दे रखा हूँ मैंने, दे रखा हूँ 300 atoms of A plus 200 molecules of B,
दूसरा पार्ट दे रखा हूं मैं इस क्वेश्चन का, 2 मोल A प्लस 3 मोल B। थर्ड दे रखा हूं मैं, 100 एटम्स ऑफ A प्लस molecules of B। फोर्थ दे रखा हूं मैं यहाँ पे, 5 मोल A प्लस 2.5 मोल B। फिफ्थ दे रखा हूं 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B। ये सवाल हो जाएगा या एक बता दूं मैं? So please tell one. यस, So please tell one option. ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पे जो आप एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है आपको, A प्लस B टू विल गिव AB2। तो आप खुद ही देखिए कि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कितना है, A का 1 है, B का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो AB का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, बस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, यानी 1 मोल ऑफ A, 1 molecule of to give 1 molecule of AB2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, सिंक करने लगता है बार बार। चलिए, Ifra, am I audible? Yes, sir. ओके, ये थोड़ा सिंकिंग कर रहा है। रुक जाइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे फोकस करिएगा जरा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको इफ्रा? यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ पे इसने कर दिया 300 एटम्स ऑफ ए, 300 ए कर दिया, और बी को कर दिया 200, 200 B2 कर दिया, और इधर का कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा कि अगर आप रेशियो लेती हैं तो खुद ही देखिए, 300/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200/1। कौन छोटा है? Sir, B. तो Two. बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, Limiting reagent. लिमिटिंग रीजन। इसी तरीके से करना है, ये जो 2 दे रखा है ना, उसको आप Yes, sir. बनाइए ऐसा इक्वेशन। ठीक है, Okay, sir. आवाज समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। समझ में ना आए तो बताइएगा, बहुत आसान है ये, दोबारा बता दूंगा। हाँ ठीक है।
दूसरा वाला आंसर आप दीजिए फवाज प्लीज, बताइए। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। ओके जिशान। Sir, in B, A is limiting reagent. ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, बहुत आसान हो गया, देख लीजिए खुद ही। यहाँ पे ये वाला बैलेंस मान के चलिए। दूसरे में देखिए 2A हो गया और 3B2 हो गया, तो आप खुद ही देखिए कि इसका एक से एक रिएक्ट कर रहा है, तो इसके दो से इसका दो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये 3 है तो ये कम पड़ गया। ठीक है, इट इज लेसर देन A इज LR। ठीक है, Sir, in third there is no limiting reagent. ये LR है इसमें, ये LR है इसमें, और इसमें थर्ड वाले में नो LR, नो लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी गुड इफ्रा। Sir, in fourth B is limiting reagent. दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी गुड। एक मिनट A. रुक जाइए आप फवाज, फिफ्थ वाला आप करेंगे। ठीक है सर, ये 2.5 मोल ए है क्या? यस, क्योंकि देखिए ये सारे इसी बेस पे चलता है, जो बैलेंस रिएक्शन होता है ना उसी के बेस पे चलता है। ठीक है, बस हाँ। हम रिएक्टेंट देखते हैं, इसका एक से एक रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2.5 मोल ऑफ ए है बट 5 मोल ऑफ B2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेस में चला गया, तो ये हो जाएगा LR। स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. अब देखिए, इसको पढ़ना सीखिए कैसे पढ़ते हैं। अब अपने को एक रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ गया CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस कैसे होगा, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. Wait. ठीक है, अब देखिए जरा इसको पढ़ते कैसे। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है फवाज? 1. 1। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 1 और इसका 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल के टर्म में देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 mole of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of O2। समझ में आया? इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है और इसका 2 मोल बनता है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये सर मोल वो के लास्ट टर्म। जी फवाज। वो लास्ट में 2 मोल ऑफ H2 होगा ना? हाँ सॉरी, H2O। वेरी गुड वेरी गुड, ये गलती से लिख दिया मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ H2O। तो ये इन टर्म्स ऑफ मोल हो गया। अब हम इन टर्म्स ऑफ मोलर मास देखते हैं। एक मोल में CH4 का कितना मास होता है, इसके मोलर मास के बराबर होगा। देखिए मैंने 3 फॉर्मूला लिखवाया था, M इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास होता है, तभी इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ Yes, पे sir. 1 मोल ऑफ CH4 दे रखा है, यानी 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, यहाँ O2 का मोलर मास कितना होता है, 32। Sir, 30. 32 होता है, तो यहाँ पे 2 मोल है, दैट मीन्स कि 32 इंटू 2 ग्राम 4. ऑफ O2 होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, टू गिव
1 मोल ऑफ CO2। अब 1 मोल ऑफ CO2 में इसका मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड H2 में 18 ग्राम होता है, तो ये 2 मोल है, तो 18 इंटू 2 ग्राम ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोलर मास हो गया ये। फवाद समझ में आ रहा है या नहीं ये बताइए। हाँ आ रहा है सर, समझ। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि गिवन वॉल्यूम अपॉन में कितना वॉल्यूम होता है 222.4. गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम 0.4 लीटर। और हमें पता है, मैंने आपसे बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखिए, यहाँ पे क्या है आपका 1 मोल, 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर ऑफ CH4, ठीक है, रिएक्ट्स विद, ठीक है, यहाँ 2 मोल है, तो एक मोल में कितना है 22.4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इजीली कि 22.4 इंटू 2 लीटर ऑफ O2 टू गिव, ठीक है, यहाँ फिर से 1 मोल आ गया, तो 22 CO2 एंड यहाँ 2 मोल आ गया, तो 22.4 इंटू 2 मोल है, 1 मोल में 22.4 होता है, तो 2 मोल में 4 इंटू 2, सिस्टम इसे लिख लीजिए अब आप लोग। Was am I audible? हाँ सर। Done, sir. Yes. हाँ हो गया सर। एक मिनट थोड़ा सा, ये लास्ट वाला लिख लीजिएगा आप लोग, 22.4 इंटू 2 लीटर ऑफ H2O, ठीक है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखिए, मोल है 022 इंटू 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ CH4 होगा, रिएक्ट्स विद 2 मोल दे रखा है, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 raised to मुझे तो बताइएगा। सर वो क्या करना है, आपकी आवाज अटक रही थी लास्ट में। मैं कह रहा हूँ कि क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में भी लिखिए, मोल के टर्म में लिखवा दिया मैं, मोलर मास के हाँ Done, sir. Done, sir. Sir, your voice is not coming.
Yes, I'm not speaking right now. Am I audible? Yes, sir. Calculate the amount of water. Sir, you're lagging. Calculate the amount of water. System is hanged. पता नहीं क्यों ये वन नोट यूज कर रहा हूँ मैं भी इसलिए. Sir, your voice is lagging. Wait for 2 minutes.